I think the legacy of sports is that what comes behind. एक अकेला व्यक्ति कभी जीतता है तो वो लेगेसी नहीं है. लेगेसी है अगर उस खेल के अंदर लगातार खिलाड़ी जीतने लग जाएं और उनका नंबर बढ़ता जाए, या वही खेल या उससे अलग खेलों में भी खिलाड़ी जीतें, भारत के खिलाड़ी जीतें. एक इस तरह का माहौल बने जहां धीरे धीरे स्पोर्ट्स और जीतने की जो एक ताकत है, जीतने की जो काबिलियत है, वो बढ़ती जाए. दैट इज लेगेसी. मैं जब 16-17 साल का था तब ये सब नहीं था और हमारा एम्बिशन नहीं होता था, बहुत सीमित होता था. अगर कहीं गांव में रहते थे तो गांव से बाहर नहीं सोचते थे, शहर में रहते थे तो शहर से बाहर नहीं होता था, उस मोहल्ले से बाहर नहीं होता था. कम से कम मेरे साथ तो यही था कि हमारी लड़ाई सिर्फ उसी दायरे में रहती थी, छोटा सा दायरा होता था. 1982 एशियन गेम्स मैंने टीवी पे देखे हैं. उस समय सबसे पहली बार कलर टीवी आया था. हमारे घर में भी एक छोटा सा टीवी आया था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था, सपना भी नहीं लिया था कि हम उस टेलीविजन के अंदर होंगे और जो एशियन गेम्स में हमारे भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं हम भी वैसे हो सकते हैं. कभी नहीं सोचा था. 28 साल की उम्र थी तब सबसे पहली बार शूटिंग रेंज को देखा. यहां तो ज्यादातर जितने खिलाड़ी होंगे सब 28 से कम होंगे. तो यू कैन इमेजिन कि अगर मैंने सबसे पहली बार 28 साल की उम्र में एक शूटिंग रेंज को देखा तो आप क्या क्या कर सकते हो. द पॉसिबिलिटीज आर इमेंस एंड देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल. इट्स योर ड्राइव कि आप क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो. उस समय सोचा कि खेलेंगे, ओलंपिक्स में जाएंगे. सभी लोगों ने मुझे बोला मैं पागल हूं. मेरे एक रिश्तेदार ने बोला कि खैरात पे जीना चाहते हो. एक अधिकारी ने फाइल पे लिख के दिया कि ये जब इंडिया में नहीं जीत सकता तो भारत बाहर जाके क्या जीतेगा, लिख के दिया फाइल पे. वो जो पुलिस वाला था जिसको मुझे आर्म्स लाइसेंस देना था, उतने तो उसने जीवन में नहीं देखे होंगे. उसके बाद भी उसने मुझे आर्म्स लाइसेंस नहीं दिया. तो मुझे याद है मैं वहां बैठा उसके ऑफिस में और मैं 7 घंटे तक बैठा रहा. उसने मेरे सामने ही खाना खाया, लेकिन बोलता रहा मैं बिजी हूं. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा. 7 घंटे तक जब मैं बैठा रहा तो उससे परेशान होकर उसने मेरा आर्म्स लाइसेंस मुझे दे दिया और फिर यह भी बोला कि तुम्हारे जैसा मैंने इंसान नहीं देखा. एक लगन थी कि कुछ करना है. उस करने के लिए, इतना बड़ा कुछ करने के लिए एक छोटी सी चीज चाहिए थी, लाइसेंस, लेकिन उसके लिए जद्दोजहद हुई, उसके लिए लड़ाई हुई. आपके भी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहां पर आपको बहुत चुनौतियां आएंगी. कोई चुनौती छोटी सी होगी और वाहियात किस्म की होगी, लेकिन फिर भी चुनौती होगी. द पॉइंट इज, डू यू गिव अप देयर? एंड पीपल हैव गिवन अप देयर. That is why only 40 of you are sitting here. ऐसे भी लोग चाहिए जो गिव अप कर दें. ये तो यहां 400 बैठे होते नहीं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गिव अप नहीं करते. इसलिए जब आप मुकाबले में जाते हो तो वहां 400 होते हैं और वो हर उस देश से होते हैं जहां पर उन्होंने अपनी चुनौतियों के सामने गिव अप नहीं करा. मैं तो हमेशा यही सोचता हूं कि हर समय तैयारी चल रही होती है, हर समय. इस समय भी किसी ना किसी देश में आपका जो प्रतिद्वंदी है, योर अपोनेंट, विल बी ट्रेनिंग राइट नाउ. द पॉइंट इज, व्हेन बोथ ऑफ यू मीट, तब आपके पास समय नहीं होगा कहने का कि थोड़ा रुक जाओ, मैं तैयारी करके आता हूं. आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी स्मार्टली मेहनत करते हैं, कितने साइंटिफिकली मेहनत करते हैं, कितने कमिटेड रहते हैं, उसके ऊपर बहुत निर्भर करेगा जब जब आपकी डेस्टिनी मिलेगी आपके अपोनेंट के साथ, और बहुत बार मिलती रहेगी. हम सबको एक एनर्जी चाहिए होती है, एक फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी, आपकी जो फ्यूल है, आपकी जो ताकत है वो क्या है.
मेरे लिए तो हमेशा ये काम करती थी कि जो मुझे फिजिक्स में एक ही लॉ पता था, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मुझे जितना दबाओगे उतना और ऊपर निकल कर आऊंगा। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने जिंदगी में मुझे दबाने की कोशिश करी। अगर उन्होंने ताने नहीं दिए होते, उन्होंने दबाया नहीं होता, तो आज मैं यहां तक नहीं होता। उस समय बुरा लगता था, उस समय बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं कसम से कह सकता हूं अगर उन्होंने दबाया नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं बड़े सेटिस्फाइड, बड़े सुकून से रह रहा होता कि मुझे तो कोई चुनौती नहीं है। जब जब आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को चुनौती मिलती है, तब तब आपके अंदर अगर चैंपियन है तो वो चैंपियन आपको और मजबूत बनाएगा। सो यू फाइंड योर ओन एनर्जी, योर ओन फ्यूल। मुझे याद है, मैं तो साधारण परिवार से था। शूटिंग रेंज के अंदर कई लोग बहुत अच्छे घरों से भी होते हैं। वहां इस तरह की बातें होती थी, एकदम से बात हुई कि किसने कौन सी घड़ी पहनी हुई है, तो मेरी नजर सबकी तरफ जल्दी से पड़ी, तो सभी ने बड़ी महंगी महंगी घड़ियां पहनी हुई थी। मैंने चुपचाप से अपनी घड़ी उठा के अपनी जेब में रखी, क्योंकि मेरे को लगा मेरी बेइज्जती होने वाली है। लेकिन उस दिन के बाद मैंने आज तक कोई घड़ी खरीदी नहीं है। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि मैं कभी कोई घड़ी खरीदूंगा ही नहीं। ये जो मशीन है जो समय बताती है, वो मेरा व्यक्तित्व कैसे बता सकती है? कुछ ऐसा बनूं मैं कि समय अपने आप मेरा व्यक्तित्व की तारीफ करे। आई कांट बी डिपेंडेंट ऑन अ वॉच टू रिफ्लेक्ट ऑन माई कैरेक्टर. My character should be that the time reflects on my character and says this guy was good. सौरभ इस तरफ देख रहा है. This was presented in 2006 by Shah Rukh Khan after one. Never purchased. आपके भी लाइफ के अंदर जब खिलाड़ी आएंगे आपके साथ में, तो कई अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे. कई बार आप को ऐसी जगह बुलाया जाएगा जहां पर हो सकता है आपको आदत ना हो ऐसे माहौल की. मेरे कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि अपनी चाल चलो तो आंगन कभी भी टेढ़ा नहीं होगा और सब लोग आपकी तारीफ करेंगे. जहां किसी दूसरे की चाल चलने की कोशिश करोगे वहां लड़खड़ाओगे. मैं अपने अपोनेंट्स के आर्टिकल्स पढ़ता था, तो अपोनेंट्स के जो आर्टिकल्स थे उसमें से मुझे था कि कहीं ना कहीं तो कोई सीक्रेट बताई होगी, कहीं ना कहीं तो कोई तरीका बताया होगा. So I used to read up on Richard Fauld's articles. Richard Fauld was the Olympic gold medalist from England. Commonwealth Games शुरू हुआ. I had not won any competition till date. I went into the finals. I was leading in the finals. And I shot a 49 out of 50 there. And I won the Commonwealth Games. And Richard Fauld came to congratulate me. और उस competition में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, वो सारे के सारे थे. Richard Fauld came to congratulate me and I thanked him. I said, thank you, Richard. So he said, thank you for what? I said, thank you for all the tips you gave me on your articles. I read it and I defeated you on that. फिनलैंड की बात है, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और सब लोग ट्रेनिंग करके वापस जा चुके थे. रात के 9 बज रहे थे. शूटिंग रेंज के ऊपर सिर्फ 2 जने थे. एक रेंज पे मैं था, अकेला शूटिंग कर रहा था क्योंकि शूटिंग ठीक नहीं हो रही थी, और दूसरी रेंज पे खालिद अल मुदाफ था, कुवैत का, और उसका कोच उसके पीछे खड़ा था, रुस्तम. खालिद अल मुदाफ उस समय वर्ल्ड चैंपियन था. खालिद अल मुदाफ बिकॉज ही वाज अ वर्ल्ड चैंपियन, उसका कोच उसके पीछे पड़ा हुआ था कि तुम 25 में से 25 मारो तभी वापस जाएंगे, और खालिद से 25 में से 25 लग नहीं रहे थे. मैंने ऐसा विजुअलाइज करा, ऐसा सोचा कि रुस्तम मेरे पीछे खड़ा है जो खालिद का कोच था, और रुस्तम मुझे कह रहा है कि तुम 50 में से 50 मारो, और जब तक 50 में से 50 नहीं मारोगे तब तक वापस नहीं जाओगे. तो आई वुड गो इनसाइड एंड आई वुड शूट, and I would shoot 46, 47, which was good for me. And I used to come back. और ये चल रहा था
हालत ऐसी हो गई थी कि खालिद मलमुदाफ अपनी बंदूक अपने कोच के ऊपर फेंकने वाला था, इतना थक गया था वो। लेकिन वो बोल रहा था दिस इज इम्पॉसिबल, यू हैव टू गो एंड शूट अ 25 आउट ऑफ 25। और मैं अपने आप को बार बार ये बोल रहा था कि आई हैव टू शूट अ 50 आउट ऑफ 50। उस दिन ना खालिद से 25 में से 25 लगे, ना मुझसे 50 में से 50 लगे। लेकिन ये जो एटीट्यूड था, शायद इस कारण से 2 दिन बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हुई। आई वॉज अ नॉन एग्जिस्टेंट प्लेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और पहला राउंड मैंने मारा 50 में से 50। वर्ल्ड चैंपियनशिप साइप्रस, पहला राउंड हो चुका था, दूसरे राउंड में जाना था। मेरी जेब में 10-12 कारतूस पड़े हुए थे पिछले राउंड के, तो जेब भारी लग रही थी, तो लगा कि हाँ एमुनेशन है। आई वॉकड इन फॉर द मैच। व्हेन आई वॉकड इन टू द मैच, और जैसे ही राउंड शुरू हुआ, मैंने जेब में हाथ डाला और कारतूस ही नहीं। 50 चलाने थे, 50 टारगेट्स होते हैं, मेरी जेब में सिर्फ 10 राउंड थे। मैंने अपने आप को कहा कि एक शूटिंग का सीन है, शूटिंग वाली नहीं, फिल्म वाली शूटिंग का सीन है। मैंने कहा एक फिल्म का शूटिंग का सीन है, ये स्क्रिप्ट है कि ऐसे मेरे को एक्टिंग करनी है कि मेरे पास कारतूस नहीं है और ये सब होगा। तो इट सीम मुझे बड़ा नॉर्मल लगने लगा एकदम से। मैं जाता वहाँ पर, ये फिल्म का शूट सीन है, तो मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके अपना टारगेट मारता, फिर आराम से मुड़ के कारतूस मांगता लोगों से, कोई एक आध कारतूस दे देता, फिर वापस मुड़ के पूरी सांस लेके फिर मैं अपना टारगेट चलाता, फिर मुड़ के लेता। 50 टारगेट होते हैं पूरे राउंड के अंदर, 48 टारगेट्स तक मेरे पास अपनी खुद की एमुनेशन नहीं आई थी। सब मेरे को जो भी बांट बांट के दे रहे थे वो वाली मिल रही थी। 48 टारगेट्स तक मैंने एक टारगेट मिस नहीं करा। जब मेरी खुद की एमुनेशन आई तो मैंने एक टारगेट मिस करा, क्योंकि प्रेशर एकदम से रिलीफ हुआ, प्रेशर एकदम खत्म हुआ। थैंक गॉड कारतूस आ गए। वो प्रेशर रिलीज होने की वजह से एक टारगेट निकला वहां पे। एथेंस के अंदर जब ओलंपिक से पहले एक कंपटीशन था, 6 महीने पहले कंपटीशन था, तो मैंने कम से कम 25-50 फोटोग्राफ्स खींची पूरी रेंज की। 6 महीने तक लगातार मैं हर रोज रात को 1 घंटे सोने से पहले उन फोटोग्राफ्स को देखता था। तो जब एथेंस में जब मैं गया कंपटीशन के लिए, वो तो मुझे ऐसा लगता था यहां तो मैं हर रोज आया हुआ हूं। आई वॉज सो यूज्ड टू दैट प्लेस, इट वॉज नॉट फॉरेन टू मी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पहली बार हो रहा है, यहां तो मैं हर रोज आता था, ये मैंने देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। सो हाउ यू प्रिपेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ हार्ड यू वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो हार होती है, उस हार से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। इनफैक्ट हार ही से सीखते हो, जीत से तो बहुत कम सीखते हो। 2004 जनवरी मलेशिया में एशियन चैंपियनशिप मैंने बहुत खराब चलाई। वहीं से जाना था हमें सिडनी। मैं सिडनी में पहुंचा, वहां पे मैं सुबह रेंज पे जाता था। हमारा कंपटीशन नहीं था, नाइट हमारी ट्रेनिंग थी, लेकिन लगातार ड्राई प्रैक्टिस करता था। और सरकाज़म में लोग बोलते थे कि आज कितना चलाया, मजाक में। उसी सिडनी के कंपटीशन में मलेशिया के तुरंत बाद, जहां मुझे लगता था कि मेरी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, उसके तुरंत बाद वो वर्ल्ड कप मैंने जीता, और वो भी 8 पॉइंट की लीड से जीता। नंबर 2 वाज 8 पॉइंट्स बिहाइंड मी। आपने खेलना किस लिए शुरू करा? क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तो आपकी जब बॉल बल्ले पे बिल्कुल सही लगती थी तो आपको मजा आता था। आप बॉक्सिंग करते हैं, आपका मूवमेंट बहुत शानदार होता है, और आप जब अपोनेंट को बिल्कुल डोमिनेट कर लेते हैं तो आपको मजा आता है। या शूटिंग के अंदर जब आपका बिल्कुल टारगेट पाउडर हो जाता है तो आपको मजा आता है। दैट इज वाई यू स्टार्टेड प्लेइंग योर स्पोर्ट। बट धीरे धीरे देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड जो आपको लगता है मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे वो भी मिलना चाहिए। सो 2008 से पहले मैं मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन दिल नहीं था। इस कारण से 2008 में मैं हारा। हारने के बाद मैंने 1 साल तक बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया। एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि मेरा बेटा शूटिंग शुरू कर रहा था। ही वॉज अबाउट 8 years old, और उसको सिखाने भी नहीं जाता था मैंने कहा हाथ ही नहीं लगानी बंदूक को। आई यूज्ड टू हेट द गन दैट मच। मेरी मदर जाके उसको सिखाती थी शूटिंग, और एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि थोड़ी तो शर्म कर ले, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको जाके सिखा तो दे कम से कम। तो मैं बाहर निकला सिखाने के लिए,
और जब मैं सिखाने के लिए निकला तो मुझे याद आया कि कितनी बेसिक चीज मैं उसको बता रहा हूं। मैंने अपने दिमाग में कितना कॉम्प्लिकेट कर लिया था इस खेल को। जब आपके पास नॉलेज आने लग जाती है ना, तो आप कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि गेम को सिंप्लीफाई करना होता है। तो 2011 मलेशिया एशियन चैंपियनशिप, आई इक्वल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड, 148 आउट ऑफ 150, आई इक्वल्ड इट। देयर इज ओनली वन की टू सक्सेस, विच इज द हंगर दैट यू हैव। आपके पेट में कितनी आग है कुछ पाने के लिए, दैट इज द ओनली सीक्रेट टू सक्सेस। और उसके बाद आप अलग अलग चीजों को किस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप खेलते किसके लिए हो? क्या आप पैसे के लिए खेलते हो? क्या आप फेम के लिए खेलते हो? या आप अपने लिए खेलते हो, अपनी खुशी के लिए खेलते हो? ये सब आप जब सिंप्लीफाई करने लग जाओगे तो एवरीथिंग विल बी इजी। द चैलेंजेस विल नेवर एंड, बट एनी टाइम दैट यू फील कि आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, मीन्स दैट यू आर ग्रोइंग। आपको जब कभी भी लगे कि अब चुनौतियां आ रही हैं आपके सामने, अपने आप को एक बार मन में बोलना कि इसका मतलब है कि मैं आगे बढ़ रहा। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आपके चारों तरफ नेगेटिविटी रहेगी, वो नेगेटिविटी है, इसी कारण वो बाकी लोग नहीं बढ़ पा रहे आगे, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और उस सिचुएशन में से पॉजिटिव निकाल के हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आई एम श्योर यू विल कीप डूइंग वेल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।